नमस्कार, कैसे हैं विद्यार्थी सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी भाषा की पूरी सीरीज़। क्यों शुरू करने वाले हैं? अभी आगामी कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनकी कुछ की डिक्लेरेशन हो गई है, कुछ की डिक्लेरेशन होनी बाकी है। जैसे डीएसएसबी में लगभग सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी एक कंपलसरी सेक्शन के तौर पे एग्ज़ाम में होती है और बहुत क्वालिटी की पूछते हैं। दूसरा, यूपी के ऑलमोस्ट जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सब में हिंदी का वेटेज एक अच्छा खासा रहता है आपकी परसेंटेज को अप करने में, ठीक है। और अभी यूपी पुलिस तो अनाउंस होने ही वाला है। तो इन्हीं सबको देखते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी भाषा की और हिंदी ग्रामर की पूरी सीरीज़, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम हिंदी में हिंदी व्याकरण के तहत कितने सारे अध्याय को शामिल करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक सूची बना देता हूँ। जितने हम टॉपिक अभी लिखेंगे उन्हीं सबको आगे हम सभी वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लो, चलो देखते हैं हमें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखो, हमारा पहला ही टॉपिक होगा हिंदी शब्द और हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अच्छा, इस पे काफ़ी सारा विवाद है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई। जो कठोर हिंदी प्रेमी हैं वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हिंदी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। और एक जो सामान्य भाषा में आज भी प्रचलन में है वो ये कहते हैं कि हिंदी शब्द ही फारसियों का, अरबियों का दिया हुआ है। तो वो डिबेट देखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत में हुई या बाहर हुई, और फिर देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद जो हमारा सेकंड अध्याय होगा वो है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। हम इसमें ये देखेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है या नहीं। इस बात पे बड़ा डिबेट है और बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न भी रहती है। ज़्यादातर बच्चों को ये पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जो कि एकदम गलत बात है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अभी देखो, अभी टेंशन नहीं लेना, मतलब अभी तुम वीडियो ही ना देखो, देख लेना, पूरा समझाऊंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में वो जहाँ इसका जो दर्जा है वो भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे स्पष्ट तरीके से क्या लिखा हुआ है। वो कम से कम ये तो कतई नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। एक और चीज़, अभी गूगल कर लोगे तुम सारे लोग और गलत देख लोगे, तो मेरे साथ में चलना। तो गूगल में कहाँ गलती है, कहाँ क्या लिखा है, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। अभी टाइप नहीं करना, वरना वो तुम्हें बता देगा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, तुम इसी भ्रम में बने भी रहोगे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। इसके अलावा अगले टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, भाषा और बोली में क्या अंतर है। जब हम ये समझेंगे ना, राष्ट्रीय भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, भाषा क्या है, बोली क्या है, तो ये वाली कन्फ्यूज़न अपने आप यहाँ पे दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या पढ़ना है, वर्णमाला। बेहद शानदार टॉपिक है, बहुत समझने वाली चीज़ें और मतलब मज़ा आता है इसको करके। संधि में तो और ज़्यादा मज़ा है। जिस किसी को आज तक समझ ना आई हो उसे बस हम वर्णमाला पे फोकस करेंगे और संधि आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। समास एक आसान टाइप का टॉपिक है और क्वेश्चन भी सारे फंस जाते हैं। शब्द भेद एक टेक्निकल टॉपिक है, समझाने लायक है, मज़ा आता है। वाक्य भेद और अच्छा टॉपिक है। संज्ञा से अवयव तक ये सब ने पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं, इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ है। जिनमें जो इंटरेस्टिंग है, जिनमें कुछ समझने लायक है, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लिख दिया बीच में, वैसे मुझे इसको सबसे अंत में लिखना था क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा इसे सबसे अंत में। उससे पहले क्या क्या पढ़ा दूँगा, रस चमत्कारिक टॉपिक है, अलंकार उससे चमत्कारिक है, मतलब ये करोगे मज़ा आएगा। छंद मतलब बहुत बढ़िया। शब्द शक्ति एक बहुत रुचिकर टॉपिक है जिसे समझने में बहुत मज़ा आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, वर्तनी, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम इसीलिए सबसे बाद में लिखे हैं कि इसमें तो सारे लोग मास्टर हैं ही। जो समझने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, वो ये हैं। अच्छा, इनको तो आप सामान्यतः कई लोगे, इसलिए इनको सबसे बाद में कहूँगा। संज्ञा से अवयव तक भी सबसे बाद में है। पहले यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, उसके बाद रस से लेके वर्तनी तक जाएंगे, फिर 1, 2, 3 ये तीनों टॉपिक करेंगे हम सबसे अंत में। तो शुरू करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा हिंदी पढ़ने में, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है। चलो हिंदी शब्द और हिंदी भाषा की उत्पत्ति से देखते हैं और क्लास करते हैं शुरू।
देखो हम देख रहे हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत में फारसी और अरबी लोगों के आने के बाद मानी जाती है। ये एक मत है, ठीक है। अरबी और फारसी लोगों के आने के बाद क्या मानी जाती है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसको एक बात समझ लो आप, ठीक है। देखो ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के ऊपर ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया, ये इराक हो गया, और ये हो गया सऊदी अरब। ठीक, और ये है अरब महासागर, ठीक है। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यहां से राकसताल मानसरोवर लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और सिंधु नदी इस तरीके से निकलती हुई राकसताल से निकलती है, राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत, ठीक है। सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु का उद्गम स्थान, यहां तक क्लियर है। सिंधु नदी ऐसे निकलती है, फिर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर के बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान के बाद वो इधर से अरब सागर में गिरती है। ठीक, अभी तक इतना समझ में है। अच्छा, होता क्या है कि जो पर्शियन लोग कहाँ के हैं, ईरान के, इराक के, जो इस प्रांत से लोग आए उनको हमने पर्शियन कहा या फारसी कहा। पर्शियन यानी फारस के लोग, और फारस का एरिया कौन सा है, इराक ईरान वाला सारा एरिया फारस का है, ठीक है। अब ये लोग यहाँ से आए, ऐसे करके आते हैं ये लोग, और इस तरीके से भारत में प्रवेश करने के लिए इन्हें क्या करना है, इन्हें सिंधु नदी को करना है पार। ठीक, अच्छा कौन सी नदी को पार करना है, सिंधु को। अच्छा, सिंधु को पार तो करना है, लेकिन लोकल भाषा में लोग जो सिंधु कह रहे हैं इनके जबान से नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके शब्दकोश में इसके लिए कोई उच्चारण नहीं है। दे डू नॉट नो हाउ टू द प्रोनाउंशिएट दिस वर्ड। अच्छा देखो, होता यह है कि हमारी वर्णमाला में लेखन के अनुसार कितनी ध्वनियां हैं, 52 हैं। इंग्लिश में कितनी है, इंग्लिश में 26 है, और चाइना में पिक्टोरियल फॉर्मेट भी है, रिटर्न भी है, ऐसे करके 400 से ज़्यादा उनके चित्रात्मक लिपि टाइप की है। तो हर एक दुनिया में हर एक जितने भी देश हैं सबके वर्णमाला अलग अलग है, किसी में कुछ ज़्यादा साउंड है, किसी में कुछ कम साउंड है। अच्छा, हम साउंड क्या है, वे ध्वनियाँ जिनको हम गले से निकाल लेते हैं उनको हम वर्ण कह रहे हैं, ध्वनि कह रहे हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा होता क्या है कि जब ये अरब के लोग आए, इन्होंने सिंधु नदी को पार किया, सिंधु नदी का नाम सिंधु है, जबकि इनके शब्दकोश में इसके लिए कोई ध्वनि थी ही नहीं, तो वो इसकी जगह हा शब्द का प्रयोग करते हैं, और इस सिंधु नदी को कहते हैं हिंदू नदी। कौन सी नदी, हिंदू नदी। ठीक, अरब के लोग आए, सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू कहा, और हिंदू के पार वाला स्थान क्या हो गया, हिंदुस्तान। हिंदू नदी के पार का स्थान क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और इन लोगों की भाषा क्या कहलाई, हिंदवी। हिंदवी, और हिंदवी से ही क्या शब्द निकल गया, हिंदी। ये एक मत है जो ये बताता है कि भारत में अरबी या फारसी लोगों के आने की वजह से हिंदी या हिंदू शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो ये एक मत है, पता होना चाहिए, अरबी या फारसियों के आने की वजह से भारत में हिंदू शब्द या हिंदवी जुबान या हिंदी भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो कट्टर हिंदी प्रेमी हैं वो इस बात को नहीं मानते। अरे वो कैसे मानना है, ऐसा सब गड़बड़ हो जाएगी।
वही आउटसाइडर हो जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। जो कट्टर हिंदी प्रेमी हैं वो इस व्याख्या को नकारते हैं और उनका एक अलग सिद्धांत है, वो देख लो कौन सा है। देखो, जो कट्टर हिंदी प्रेमी हैं उनका मानना है कि जो हिंदी शब्द है वो बाहर से नहीं आया, क्योंकि हिंदू बोलते थे और हिंदू भाषा बोल रहे हैं वो क्या है, हिंदी है। अब इन्होंने कैसे इसको बताया है हमें, वो देख लो। हिंदू को इन्होंने दो शब्द में तोड़ा, हिंद प्लस दू, यानी इसका मतलब हो गया हनन करने वाला, किसका, दुष्टों का। यानी जो दुष्टों के हनन करने वालों की भाषा है वो कौन सी है, हिंदी। यानी कि दुष्टों के हनन करने वालों की जो भाषा है वही क्या है, हिंदी है। इस तरीके से जो कट्टर हिंदी प्रेमी हैं वो इस सिद्धांत को क्या करते हैं, नकारते हैं और वो हिंदी को जोड़ते हैं दुष्टों के हनन करने वालों की या बोले जाने वालों की भाषा क्या है, हिंदी है। तो इस तरीके से हमारे सामने दो मत आते हैं जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति को लेके अलग अलग हैं। अब आप देखो, कुछ भी मान सकते हो, इससे प्रश्न तो आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा दोनों सिद्धांत आपको कम से कम पता होने चाहिए। पता चल गया। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो हिंदी शब्द की उत्पत्ति देख ली, अब हम देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। बेहद आसान है। वैदिक संस्कृत के बाद जन्म होता है लौकिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत के बाद हम देखते हैं पाली का जन्म होता है। पाली के बाद हम देखते हैं प्राकृत का जन्म होता है। प्राकृत के बाद देखते हैं हम अपभ्रंश का जन्म होता है। अपभ्रंश के बाद देखते हैं हम अवहट का। अवहट के बाद प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद हमें मिलती है आधुनिक हिंदी। तो ये एक विकास क्रम है हिंदी भाषा का। अब देखो इससे प्रश्न कैसे जाते हैं। जब आर्यास भारत में आए, जब आर्य लोग भारत में आए, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सी है, वैदिक। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1500 BC टू 1000 BC, मतलब ईसा पूर्व। ठीक। और ये जो भाषा का विकास हुआ ये मोटा मोटा हमें मिल जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पाली का विकास होता है। और पाली जो भाषा है वो महात्मा बुद्ध के काल में, आसपास के काल में विकसित हो रही है। तो एक इतिहास में भी प्रश्न हो जाता है, पूछ लेता है बताओ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा किस भाषा में उपदेश दिए या उनके साहित्य की भाषा क्या रही, तो ये पाली भाषा है। और इसका ड्यूरेशन है लगभग 500 ईसा पूर्व से प्रथम सदी ईस्वी तक। ठीक है। और साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं है कि इसका काल बाद में शुरू होगा, ये भी लगभग उसी दौरान, क्योंकि देखो महात्मा बुद्ध और महावीर में 30-40 साल का डिफरेंस से ज़्यादा है नहीं, तो ये भाषा भी उसी काल पे हम देखते हैं डेवलप हो जाती है। और ये भाषा है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध का साहित्य किस में लिखा गया, पाली में लिखा गया। प्राकृत भाषा किसकी है, महावीर स्वामी के साहित्य की भाषा है, जिस प्रकार से पाली महात्मा बुद्ध के साहित्य की भाषा है। अपभ्रंश का जो मोटा मोटा पीरियड रहा है वो 5000 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और इसका जो ड्यूरेशन रहा है वो लगभग 900
ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। देखो अपभट ज़्यादातर नाथों नाथ संप्रदाय लोगों की भाषा है। नाथों ने जो साहित्य की रचना की है वो ज़्यादातर इसी भाषा में, और हम देखते हैं कि गुप्तों के काल में ये भाषा प्रचलन में रही है। इसके बाद देखो प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 से लेके 1850 ईस्वी तक मानी जा सकती है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले 11वीं-12वीं शताब्दी में ही प्राचीन हिंदी के कुछ क्या दिए हैं, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। जैसे एक ताल मोती का भरा, सबके सर पे औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। मतलब 12वीं शताब्दी में लिख रहे हैं और लग ऐसा है जैसे आधुनिक हिंदी का उदाहरण है। तो हम क्या देखते हैं कि इन भाषाओं के साथ में ही प्राचीन हिंदी भी प्रचलन में आ गई, और आधुनिक हिंदी का जो पीरियड है वो 1850 ईस्वी से स्टार्ट होता है। आधुनिक हिंदी वाला तो काल हम जी ही रहे हैं। इस तरीके से वैदिक हिंदी से जो काल शुरू हुआ, वैदिक हिंदी से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपभट, अपभट से प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी से आधुनिक हिंदी। इस तरीके से हिंदी भाषा का क्या है, ये विकास क्रम है। अच्छा, ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। इससे प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न भी आ जाता है, ये प्रश्न भी आ जाता है, अपभट और अपभ्रंश से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो एक बार ना अपभ्रंश का अर्थ पूछा हुआ है कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है। तो अपभ्रंश क्या मतलब क्या होता है? भ्रंश मतलब भ्रष्ट हो जाना, यानी भाषा का भ्रष्ट हो जाना या भाषा में विकृति आ जाना, यही क्या है, अपभ्रंश। देखो ऐसा होता है कि एक जो एलीट क्लास है वो संस्कृत में प्रयोग करेगा, संस्कृत भाषा घर में बोलेगा, पढ़े लिखे होंगे, स्कूल जाएंगे। जन सामान्य जो है वो उस भाषा का प्रयोग तो नहीं कर पाएगा, उनकी लोकल भाषा बोलियां विकसित हो जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये जो भाषा का जो इसमें विकृति हुई, उसी से हमें फिर पाली का जन्म दिखाई देता है, उसी से प्राकृत का जन्म दिखाई देता है। और जो लोकल एरिया में जो अनसिविलाइज्ड हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, वहाँ पर एक भाषा के नए स्वरूप का जन्म हो गया। इसी को क्या कहा गया, भ्रष्ट हो जाना, यानी भाषा का भ्रष्ट हो जाना ही क्या है, अपभ्रंश है। ऐसा समझो कि भाषा किसी लैब में नहीं बनती है, भाषा समाज में प्रचलन से बनती है। एक ऐसे समझो जो हम न्यूज़पेपर में या हम जो सामान्य बोलचाल में देख रहे हैं, वो क्या होती है, वो मानक हिंदी होती है। लेकिन आप ना एक बस वाले को आवाज़ लगाते हैं, सुनो बसडा 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 बसडा, मतलब उसने क्या भाषा का संक्षिप्तीकरण कर दिया ना। अच्छा, उसकी भाषा ऐसा नहीं आप नहीं समझ रहे हो, उसकी भाषा आप समझ भी रहे हो। तो यही क्या है, भाषा में जो विकृति आती है उससे एक नई भाषा का जन्म ले लेती है। तो यही हुआ, यहाँ पे जो विकृति हुई उसकी वजह से एक भाषा का क्या नया स्वरूप पैदा हो गया, और वो समाज में ग्रह्य भी होती है, वो समाज में स्वीकार्य भी होती है। ऐसे समझो बस अड्डे पे एक आदमी लगा रहा है, बस अड्डा बस अड्डा बस अड्डा आवाज़ लगा रहा है, टाइम लगेगा। दूसरा बसडा बसडा, उसने बसडा बसडा बोला, अपनी बस भर के भी चला गया, दूसरा बस अड्डा ही करता है अभी तक। बात समझ गए? तो धीरे धीरे क्या होगा कि चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। चेंजेस आने से क्या हो जाएगा, नई भाषा का सृजन हो जाएगा। जैसे अब भाषा इंग्लिश है ना, अब एक शब्द है जैसे कि जेंट्स, अब उसमें हम हिंदीकरण कर देते हैं, जेंटों कर देते हैं, लेडीजों कर देते हैं, हम लेडीज़ होता है हम लेडीजों कर देते हैं। तो मतलब भाषा क्या क्या है, विकृति आती रहती है, उससे नई नई भाषा अपना अलग अगला स्वरूप लेती रहती है। तो ये मोटा मोटा समझ में आया। वैदिक संस्कृत से चले थे और हिंदी किस प्रकार से निकली है, इनसे ये सारे प्रश्न आपको पूछ भी लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हिंदी के बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। यह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय जो एक भाषाई समागम है उससे निकली हुई है। अब भारत में 4 भाषा परिवार हैं, कौन कौन से हैं और उनके बोलने वालों का प्रतिशत क्या है। भारोपीय यानी कि इंडियन और यूरोपीय भाषा परिवार से 73% लोग हैं जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। द्राविड़ भाषा 25% लोग बोलते हैं। ऑस्ट्रिक जो है वो 1.3% बोलते हैं, और जो चीनी तिब्बती हैं
वो 0.7 मिलते हैं। अब ये ऑस्ट्रिक कहाँ बोली जाती है? ऑस्ट्रिक पूर्वी भारत में और कुछ दक्षिणी भारत में ये भाषा बोली जाती है। इस तरीके से 4 मोटे मोटे क्या है भाषा परिवार हैं जिनके विषय में आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा की उपबोलियाँ कहाँ कहाँ पे बोली जा रही हैं, उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अगला का, हिंदी भाषा की उपबोलियाँ और क्षेत्र। देखो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियाँ देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इससे प्रश्न आ जाता है, ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रख के करना आप। अब देखो सबसे पहले हिंदी में हम देखेंगे राजस्थान में यानी पश्चिम में हिंदी की कौन कौन सी भाषाएं या उपबोली हैं। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो राजस्थानी हैं, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, पहाड़ी है। ये जो उपभाषाएं हैं वो किसकी हैं? हिंदी की हैं। अच्छा देखो राजस्थान में कौन सी बोलियां हो जाएंगी फिर इसकी हो जाएगी मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में, जयपुरी पूर्वी राजस्थान में, ढूंढानी भी पूर्वी में, नॉर्थ में मेवाती, मालावी साउथ में। देखो ये लिखा ना वेस्ट में, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इस तरीके से आपको कह लेना है कि हिंदी की उपबोली राजस्थानी है, राजस्थानी में कितनी बोली चल रही हैं, तो ये टोटल मिला के 4 बोली चल रही हैं। इनसे आपको प्रश्न आ सकता है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी जो खासकर अपने हरियाणा उत्तर प्रदेश के एरिया में बोली जाती है, इसको कौरवी या खड़ी बोली जो दिल्ली के आसपास चलती है। बंगाली या हरियाणवी हरियाणा में है। ब्रज भाषा तो आपको पता ही है, अलीगढ़ से लेके और इटावा मैनपुरी तक और उधर मथुरा तक पूरे में क्या चलता है, ब्रज भाषा चलती है। फिर बुंदेली आगे बढ़ेंगे तो बुंदेली, और फिर कन्नौजी, ये पूरी कहाँ चलती है? ये चलती है उत्तर प्रदेश में। इनसे आपको प्रश्न आता है एक किससे और एक किससे, ठीक है। इसके बाद फिर पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली जो है वो कवर करती है मैक्सिमम एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद अवधी और छत्तीसगढ़ी तो उत्तर प्रदेश में चल ही रही है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये चलती है। उसके बाद बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में चलती है, ठीक है। पहाड़ी में 2 ही हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये दोनों की दोनों कहाँ चल रही हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। इससे एक प्रश्न आपको आ जाता है, बहुत ध्यान से इस चार्ट को याद कर लेना है, एक प्रश्न फंस जाएगा। अच्छा जो हमारा जो पहला टॉपिक था ना, कौन सा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक जो होगा उसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। क्या हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है या नहीं है, वो हम सारी चीज़ें किस में डिस्कस करेंगे? अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा हो जाएगा? हिंदी की नहीं, भारत की या हिंदी की संवैधानिक स्थिति। चलो फिर उसको देख लेते हैं।